हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था हमने एग्रीकल्चर में एप्लीकेशंस क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी में। उसमें हमने बात की थी एप्लीकेशन इन क्रॉप, इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। हमने टोबैको का एग्जांपल देखा था जो हमने पेस्ट रेजिस्टेंस बनाई थी मेलाइडोवाइन इनकॉग्निटा से। फिर हमने बात की थी बीटी कॉटन की जो हमने डायटेरम फ्लाइज इंसेक्ट, और उसमें हमने बीटी टॉक्सिन्स की बात की थी जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से निकाला हुआ है। आज हम बात करने वाले सेकंड एप्लीकेशन इन मेडिसिन की कि मेडिसिनल फील्ड में क्या एप्लीकेशन इसका, मतलब ड्रग इंडस्ट्री में हम क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं इसका। तो हम यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स है जिनकी बात कर रहे हैं हम कि जो आज तक हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने थेरेपेटिक्स है, इंपॉर्टेंट है वैल्यू नीट के लिए 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स है, मतलब 30 रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स आज तक ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाए गए हैं। उसमें से इंडिया में, जिसमें से 30 में से इंडिया में सिर्फ 12 अब तक मार्केटेड हो रहे हैं। क्लियर है? तो 30 ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में कितने प्रेजेंट है? 12 प्रेजेंट है। क्लियर है? मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग्स हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। जब हम जेनेटिक्स में जब हम बात करेंगे इंसुलिन की, तब मैं बताऊंगा कि अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं। क्लियर? तो 3 एप्लीकेशन होते हैं। ये क्वेश्चन नीट में आया कि कितने एप्लीकेशन होते हैं, उनके नाम पूछे थे। तो 3 ही एप्लीकेशन होते हैं। जेनेटिकल इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाए हमने, इंसुलिन जो डायबिटीज में यूज होता है वो बनाया हमने। जीन थेरेपी की हमने, SCID एक डिसीज होता है, ADA डिफिशियंसी होती है। SCID का फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशियंसी। इसमें ऐसा होता है कि जो ADA एडेनोसाइन डीअमाइनेज एंजाइम होते हैं उसकी डिफिशियंसी की वजह से हमारी इम्यून सिस्टम काम नहीं करती, जो लिम्फोसाइट्स के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्यूनोडेफिशियंसी क्रिएट हो जाती है और इम्यून सिस्टम काफी डाउन हो जाती है। और थर्ड यूज देखेंगे हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब अलग अलग डिसीज पहचानने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन से। क्लियर है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन। प्रॉब्लम ऐसा कि इंसुलिन हम एक्सट्रैक्ट करते थे स्लॉटर कैटल एंड पिग्स से। तो जब डायबिटीज डिस्कवर्ड हुआ, डायग्नोस हुआ, तो डायबिटीज में इंसुलिन जब देते थे हम, तो इंसुलिन हम लेते थे किससे? कैटल और पीक से। कैटल और पीक की बॉडी से हम एक्सट्रैक्ट करते थे इसको। बट प्रॉब्लम ये था कि कैटल, पीक एंड ह्यूमंस आर डिफरेंट स्पीसीज। तो जो कैटल और पीक के बॉडी में एंटीजेंस होते थे जो ह्यूमन को एलर्जिक रिएक्शन करते थे, क्योंकि इंसुलिन के साथ जब हम इसको हमारे बॉडी में इंसर्ट करते थे तो हमारे बॉडी में काफी एलर्जिक रिएक्शंस पेशेंट में दिखाई दिए। तो इसका सोल्यूशन था कि हम प्रोडक्शन करें ह्यूमिलिन का। ह्यूमिलिन मतलब ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, जो हम बायोटेक का यूज करके हम इसको प्रोड्यूस करने का हमने सोचा। तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन जो प्रोड्यूस करवाने का सोचा वो इली लिली कंपनी थी। इली लिली एक यूएस की अमेरिकन फार्मास्यूटिकल जाइंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, जो अमेरिका में 1983 ने इली लिली कंपनी ने इंसुलिन बनाने का सोचा। अब जब हम देखते हैं इंसुलिन के अगर डायग्राम देखें हम, तो इंसुलिन में एक्चुअली 2 चेन्स होते हैं, एक ए पेप्टाइड होता है और एक बी पेप्टाइड होता है, ऐसे समझ लो। एक ए चेन है और एक बी चेन है। क्लियर है? जब हम प्रो इंसुलिन की बात करते हैं, जैसे प्रो हार्मोन्स होते हैं, प्रो एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, वैसे प्रो इंसुलिन भी होता है। तो इसमें एक्चुअली 3 चेन दिखाई देते हैं आपको, एक ए चेन होता है, एक बी चेन होता है और एक सी चेन आपको दिखाई देता है। तो सी चेन ये फंक्शनल इसमें नहीं होता, जब आप देख पाओगे कि सी चेन बाहर निकल जाती है, बी और ए चेन एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं ए और बी चेन इनके बीच में। तो प्रो इंसुलिन जो होता है उसमें सी चेन एक्स्ट्रा होता है, मतलब ऐसा कह सकते हैं प्रो ए बी और सी चेन होती है प्रो इंसुलिन में। मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ 2 चेन होती है, ए और बी, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाई देता है आपको। डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन फॉर्म करता है? तो इंसुलिन प्रोटीन है, मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा कौन? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, जैसे सिस्टीन हो गया। मिथियोनिन होता है, बट मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, बट ये सल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करने में हेल्प नहीं करता। सिस्टीन एक अमाइनो एसिड ऐसा जो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करने में काम करता है। तो मेन प्रॉब्लम ये थी हमें कि जब इली लिली कंपनी ने इंसुलिन बनाया, द मेन चैलेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी ये था, आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। प्रॉब्लम ये था कि हमने ए और बी चेन तो हम बैक्टीरिया के अंदर बना रहे थे थ्रू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बट प्रॉब्लम ये था कि इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन पा रहा था। ये मेन चैलेंज था इली लिली कंपनी के पास, क्योंकि
डाइसल्फाइड बॉन्ड ये मैच्योर ह्यूमन बॉडी में बनता है, मैच्योर फॉर्म ह्यूमन बॉडी में होता है, और इंसुलिन ये बैक्टीरिया के लिए फॉरेन प्रोडक्ट है, वो उसकी बॉडी के लिए नेचुरल नहीं बनता। तो उसकी बॉडी में ए और बी पॉलीपेप्टाइड मतलब ए चेन और बी चेन बन रहा था, बट प्रॉब्लम ये था कि इसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन रहा था। क्लियर है? हम ए चेन की अगर बात करते हैं तो ए चेन में 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो टोटल इंसुलिन में अगर देखें हम तो 51 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ए चेन में 21 अमाइनो एसिड, बी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स और टोटल इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो मेन प्रॉब्लम की तरफ आते हैं कि प्रॉब्लम क्या था कि डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन पा रहा। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इन्होंने क्या किया, इली लिली कंपनी ने क्या किया, आर्टिफिशियली सिंथेसिस करने के लिए उन्होंने, अब ऐसा होगा कि हमारे बॉडी में जो इंसुलिन फॉर्म होता है उसका कुछ जीन होगा जिसको हम नाम देते हैं इंसुलिन जीन। पर इंसुलिन जीन में दो सेगमेंट हो सकते हैं, एक ए चेन बनाने वाला सेगमेंट और एक बी चेन बनाने वाला सेगमेंट। तो हमने क्या किया, ए चेन का सेगमेंट अलग कर दिया, मतलब ए चेन प्रोड्यूस करने वाला जीन अलग निकाल दिया और बी चेन प्रोड्यूस करने वाला डीएनए अलग ले लिया। तो देखो डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए चेन हमने लिया और प्लाज्मिड के अंदर डाला, उसी तरफ हमने डीएनए सीक्वेंस बी का लिया और दूसरे प्लाज्मिड में डाला। हमने ये अलग अलग किया, एक प्लाज्मिड में हमने ए चेन बनाने वाला जीन डाल दिया और दूसरे प्लाज्मिड में हमने बी चेन बनाने वाला जीन डाल दिया। प्लाज्मिड मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन होता है जिसके अंदर हम ह्यूमन इंसुलिन या कोई भी जीन हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक प्लाज्मिड में हमने ए चेन वाला जीन डाला और दूसरे प्लाज्मिड में हमने बी चेन वाला डाला। इस प्लाज्मिड को जब हमने इकोलाई में डाला तो इकोलाई ने बहुत सारे ए चेन बना दिए, वही हमने बी चेन वाला प्लाज्मिड हमने इकोलाई में डाला तो उसने बहुत सारे बी चेन बना दिए। इस दोनों चेन्स को हमने एक्सट्रैक्ट किया, अलग निकाला, प्रोड्यूस सेपरेटली, दोनों को अलग अलग बना दिया, ए चेन को अलग बनाया, बी चेन को अलग लिया और उसको लैबोरेटरी में हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया। तो जो हमें प्रॉब्लम आ रहा था कि इकोलाई खुद के बॉडी में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना पा रहा था, वो हमने नेचुरली नहीं बना के हमने ए चेन और बी चेन अलग बनाए और दो चेन को साथ में लेके लैबोरेटरी में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया और उसको हमने नाम दिया ह्यूमुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। क्लियर है? इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है क्योंकि प्रोटीन नहीं है, ज्यादा बड़ा पॉलीमर नहीं है इंसुलिन, क्योंकि इसमें सिर्फ कितने अमाइनो एसिड मैंने बताया, 51 अमाइनो एसिड सिर्फ कैन बी डिग्रेडेड प्रोटीज इन अवर गट। अगर हम इसको बाय माउथ लेते, ओरल इंजेक्शन करते इसका, तो हमारे बॉडी में इसको हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में जो प्रोटीएज हार्मोन से, मतलब प्रोटीन डिग्रेडिंग हार्मोन है, प्रोटियोलाइसिस हार्मोन से, वो इंसुलिन को ब्रेक कर सकते हैं। तो मोस्टली इंसुलिन हम इंजेक्शन थ्रू लेते थे। क्लियर है? तो प्रॉब्लम ये था कि ए और बी में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन पा रहा था, तो कैसे बनाया हमने, उसमें ए चेन को अलग बनाया, बी चेन को अलग बनाया, दोनों में बाय सेपरेटली एक्सट्रैक्ट करके उसको साथ में लाया और लैबोरेटरी में उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया। क्लियर है? चलो, सेकंड है हमारा मेडिसिन में एप्लीकेशन जीन थेरेपी। सबसे इंपॉर्टेंट है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, अब देखो, इंसर्शन ऑफ जीन इनटू इंडिविजुअल सेल टू ट्रीट डिसीज। अगर किसी में बाय बर्थ या आफ्टर बर्थ किसी जीन में डिफेक्ट आ गया और जिसकी वजह से उसको डिसीज हो गया, तो हम जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद द फंक्शनल जीन, जिसकी वजह से हम उसके डिसीज को क्यूर कर सकते हैं। तो कैसे क्यूर कर सकते हैं? रिप्लेसिंग अ डिफेक्टिव म्यूटेंट अलील विद अ फंक्शनल वन, मतलब हम डिफेक्टिव को फंक्शनल से रिप्लेस कर सकते हैं, या जीन टारगेटिंग विच इन्वॉल्व जीन एम्प्लीफिकेशन, या हम जीन टारगेट करके उस जीन को उसके बॉडी में छोड़ेंगे और वो जीन उसके बॉडी में एम्प्लीफाई होके हमें कुछ क्यूरेबल सिम्टम्स दिखा सकता है कि डिसीज का थोड़ा प्रिवेंशन हो रहा है या डिसीज थोड़ा कम हो रहा है, उसके सिम्टम्स थोड़े कम हो रहे हैं, ये हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज कंडक्टेड, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट जीन क्लिनिकल जीन थेरेपी है 1990 में हुई है, 4 ईयर ओल्ड गर्ल पे हुई है। सेंटेंस दे देते हैं, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज कंडक्टेड इन 1990 इन अ 4 ईयर ओल्ड बॉय लिख देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। 4 साल की लड़की पे किया था, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, टू ट्रीट डिसीज कौन सा था? एडेनोसाइन डीअमाइनेज डिफिशियंसी। एडेनोसाइन डीअमाइनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमने इस डिसीज को कहा था SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। मतलब इसमें हमारी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम को जो एंजाइम लगता है उसका जीन खराब हो गया है।
तो एडिनोज डीअमाइनेज एंजाइम प्रोड्यूस करने वाला जीन खराब हो गया है, जिसकी वजह से उस पेशेंट में एडेनाइज डीअमाइनेज डिफिशियंसी दिखाई देगी और इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगी। तो इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं? तो इसके तीन हम कह सकते हैं कि तीन चीज तरह से हम इसको क्योर कर सकते हैं। पहला, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है कि एडेनोसाइन डीअमाइनेज अगर एंजाइम उसकी बॉडी में बन नहीं रहा है तो हम बाहर से उसको इंजेक्शन दे दें। तो फंक्शनल एडीए इज गिवन बाय इंजेक्शन। हर बार उसको हमें एडीए का एंजाइम एडीए एंजाइम का इंजेक्शन देना पड़ेगा, जिसकी वजह से कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, क्योंकि हम हर बार उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, जो पेनफुल है और नॉन प्रैक्टिकल है ज्यादातर। क्लियर है? तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एक तरीका था। दूसरा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन चिल्ड्रन। अब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मतलब बोन मैरो के अंदर ये एंजाइम काम करता है, लिम्फोसाइट्स और जो डब्ल्यूबीसी वो बनते हैं, इम्यून सिस्टम काम करती है। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि बोन मैरो के जो सेल हम डालेंगे वो इमॉर्टल नहीं है। प्रॉब्लम ऐसा है कि जो हम बोन मैरो के सेल डालेंगे वो कुछ दिनों बाद मर जाएंगे, तो हमें बार बार क्या करना होगा? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना होगा। तो ये भी कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है और हेक्टिक प्रोसेस है। थर्ड है जीन थेरेपी। परमानेंट क्यूर है अगर हम इफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज डन एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब देखो, जीन थेरेपी में दो ये आते हैं। अगर आफ्टर बर्थ हम जीन थेरेपी कर रहे हैं, जैसे हमने इस लड़की में किया 4 साल के, तो उसमें कंप्लीट क्यूरेबल नहीं है, क्योंकि जो हम बोन मैरो में सेल डालने वाले वो इमॉर्टल नहीं है। सॉरी, इमॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है, वो मर जाएंगे एक दिन। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि हम अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन थेरेपी करते हैं तो ये कंप्लीट क्यूरेबल होगा। अगर हमें एम्ब्रियो में पता चल जाता है कि उसके बॉडी के अंदर ये डिफिशियंसी होने वाली है, तो हम तभी उसके बॉडी में क्या करेंगे? जीन क्यूर, मतलब म्यूटेंट जो जीन था, म्यूटेंट जीन में हम क्या कर देंगे? फंक्शनल जीन डाल देंगे और उसके बॉडी में नॉर्मल एडीए एंजाइम बनेगा। क्लियर है? अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हैं तो। पर हमने 4 ईयर ओल्ड गर्ल में क्या किया, मैं आपको प्रोसेस बताता। तो स्टेप क्या किया हमने? लिम्फोसाइट पेशेंट के लिए गए और एडीए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लिया गया। मतलब एडीए जो जीन होता है उसका हमने एक डीएनए बनाया और उसको हमने रेट्रोवायरस में डाला। देखो मैं समझाता हूं। देखो, पेशेंट के लिम्फोसाइट लिए गए और उसको ग्रो किया गया एक मीडियम पे, उसको ग्रो किया गया। वही हमने एक रेट्रोवायरस लिया। रेट्रोवायरस क्या होता है? अगर हम ह्यूमन में हमें जीन ट्रांसफर करवाना है तो हम मोस्टली वेक्टर यूज करते हैं रेट्रोवायरस। मतलब हम हमारा जीन रेट्रोवायरस के अंदर डाल देंगे और रेट्रोवायरस जब ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा दूसरे, तो उसके बॉडी के अंदर ये जीन छोड़ सकता है। तो रेट्रोवायरस के अंदर हमने एक फंक्शनल एडीए का सीडीएनए डाल दिया, एडीए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाल दिया। अब रेट्रोवायरस के अंदर नॉर्मल एडीए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, उसको इन्फेक्ट करने के लिए हमने लिम्फोसाइट में छोड़ दिया। जब वो इन्फेक्शन करेगा तब वो लिम्फोसाइट के अंदर क्या डाल देगा? फंक्शनल एडीए का जीन डाल देगा। मतलब ये लिम्फोसाइट जो होंगे, जिसमें पहले लिम्फोसाइट में एडीए एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा था क्योंकि जीन खराब था, तो इन्फेक्शन के बाद वो जीन, फंक्शनल जीन इसके बॉडी के अंदर चला गया, मतलब इसके सेल के अंदर चला गया, और सेल अब नॉर्मल फंक्शनल करेंगे, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एडीए करेंगे। और इस सेल को हम ग्रो करके फिर से पेशेंट के बोन मैरो के अंदर डाल देंगे, रिटर्न टू द पेशेंट बॉडी, पेशेंट बॉडी के अंदर डाल देंगे। तो पेशेंट बॉडी के अंदर जो लिम्फोसाइट्स थे पेशेंट के, वो अब क्या करेंगे? नेचुरली क्या प्रोड्यूस करेंगे? एडीए एंजाइम करेंगे। बट जो हम लिम्फोसाइट यूज कर रहे हैं वो मॉर्टल्स है, इमॉर्टल नहीं है। तो ये बार बार हमें ये प्रोसेस सेम करवानी होगी उस गर्ल के अंदर या उस पेशेंट के अंदर। अगर यही प्रोसेस हम, जो पेशेंट के लिम्फोसाइट्स हमने लिए हैं, अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में लेते हैं तो ये हमें एक ही बार करने की जरूरत थी, उसके बाद हमें कभी भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एम्ब्रियोनिक में जो सेल थे, वो बोन मैरो में जो सेल थे वो स्टेम सेल्स थे, जिसकी वजह से अगर हम एक बार कर देते तो उसके लाइफ में कभी उसको एडीए डिफिशियंसी नहीं होती या उसमें डिसीज नहीं दिखता। तो ये हमने 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर ये किया हुआ था। क्लियर है? तो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं हुआ 4 ईयर ओल्ड गर्ल के पास, क्योंकि ये इमॉर्टल सेल्स नहीं है। अगर यही हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हैं जीन थेरेपी, तो ये कंप्लीटली क्यूरेबल होता है। क्लियर है? चलो, थर्ड एप्लीकेशन है हमारा मेडिसिन में, लास्ट एप्लीकेशन, थर्ड, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेथड। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेथड में क्या होते हैं कि जिसमें हम किसी डिसीज को पता करने के लिए कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करवाते हैं। तो इसमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, किसी भी डिसीज को पता करने के लिए हम 2 चीजें यूज करते हैं, एक कन्वेंशनल है और एक मॉडर्न है। कन्वेंशनल मेथड में प्रॉब्लम ये है कि अर्ली डिटेक्शन नॉट पॉसिबल है। अर्ली डिटेक्शन मतलब क्या कि आज किसी के अंदर बैक्टीरिया वायरस चला गया, 2-3 दिन में पता नहीं चल सकता अर्ली डिटेक्शन में,
क्योंकि कन्वेंशनल मेथड ऐसे है कि कुछ हायर कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद, एंटीजन, एंटीबॉडीज या पैथोजन का हायर कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद ही कन्वेंशनल मेथड इसको डिटेक्ट करती है। जैसे सीरम मतलब ब्लड टेस्ट करते, यूरिन टेस्ट करते, वो कन्वेंशनल मेथड है जिसमें अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो मॉडर्न इसमें हमने अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल किया क्या? हाँ, आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके हम ये कर सकते हैं। पीसीआर, एलिजा, ये टेक्नोलॉजी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बेनिफिट ये है कि अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, मतलब किसी भी डिसीज को हम पता कर सकते हैं जल्दी। जैसे आपने कोरोना में बहुत सुना होगा आरटीपीसीआर, रियल टाइम पीसीआर यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसमें हम 1, 2 दिन 4 दिन में ही जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, डिसीज को पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में वो पैथोजन है या नहीं है। क्लियर है? चलो, तो पहला देखेंगे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर क्या होता है ये डिटेल में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में सिंपल एक बात समझ लो कि अगर आपके पास एक छोटा सा डीएनए या आरएनए का टुकड़ा है तो इसके आप बिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हो एक दिन में। क्लियर है? मतलब शॉर्ट टाइम में आप बिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हो छोटे से डीएनए के, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन। आरएनए या डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। अगर किसी के बॉडी में थोड़ा सा ही छोटा सा ही वायरस गया हुआ है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, फिर भी हम उसको बाहर निकाल के उसका एम्प्लीफिकेशन करके हम पता कर सकते हैं कि वो कौन है। क्लियर है? तो डिटेक्शन ऑफ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कर सकते हैं हम इसका। इसीलिए डिटेक्शन ऑफ एचआईवी में जल्दी से जल्दी पता करने के लिए, क्योंकि एचआईवी पता करने में कभी कभी 5 से 10 साल लग जाते हैं, तो एचआईवी इन्फेक्शन में काम करता है। हमारे बॉडी में कुछ म्यूटेशन हुआ है, कैंसरियस म्यूटेशन है, तो उसको डिटेक्ट करने में काम करता है। जैसे जीन इन कैंसर पेशेंट और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी है पीसीआर काम करता है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जो इनहेरिटेड है, मदर फादर से आगे चल रहे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, तो उसमें हम पीसीआर का यूज कर सकते हैं। पीसीआर ये फास्टेस्ट मेथड है जिससे हम कोई भी डिसीज जल्दी से जल्दी पता कर सकते हैं। क्लियर है? सेकंड है एलिजा, इम्यूनो लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एक ऐसी मेथड है जो एंटीबॉडीज एंटीजन इंटरेक्शन पे काम करती है। सिंपल सी बात है, अगर हमारे बॉडी में एंटीजन है, अगर हमारे बॉडी में कोई एंटीजन गया है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। तो आप ये टेस्ट कर सकते हो कि आपकी बॉडी में एंटीजन है क्या नहीं है, या दूसरा आप ये टेस्ट कर सकते हो कि एंटीबॉडीज है या नहीं है। तो हम दोनों के टेस्ट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि हमारे पास अवेलेबल क्या है। अगर हमारे पास इसके प्लेट्स होते हैं, अगर हमारे पास एंटीजन की प्लेट है तो हम एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं, क्योंकि एंटीजन ऑलरेडी दिए हुए हैं प्लेट के ऊपर। तो हम हमारा ब्लड जब डालेंगे तो एंटीजन और एंटीबॉडीज एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो रिएक्शन के बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद आपको क्लबिंग दिखाई देती है, मतलब थोड़े क्लॉट दिखाई देते हैं। तो आपको पता चलता है जिस प्लेट में आपको क्लॉट दिखाई देगा, मान लेते हैं हमने डिफरेंट टाइप के प्लेट्स रख दिए, जैसे टाइफॉइड, मलेरिया, एचआईवी ऐसे लिख दिए। जिस प्लेट में जिस एरिया में आपको क्लॉट दिखाई देगा वो डिसीज आपको हुआ है, उसके खिलाफ हम एंटीजन की टेस्ट कर सकते हैं या एंटीबॉडीज की हो सकती है। क्योंकि एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी होंगे, और एंटीबॉडीज आए होंगे मतलब एंटीजन पहले ही होगा। क्लियर है? डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन, ये हम चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तीसरा होता है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है कि हम हमारे डीएनए के अपोजिट में नॉर्मल हम प्रोब बनाते हैं। अब प्रोब क्या होता है? एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा, एक छोटे से सिंगल स्टैंडर्ड अकेला स्टैंड होता है, या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डीएनए या आरएनए हो सकता है। ऐसा डीएनए या आरएनए का टुकड़ा जो किसी के साथ अगर कंबाइन होता है, अगर वो किसी के साथ कंबाइन होता है तो वो चमकेगा, ऐसे समझ लो। अगर हम उसमें यूवी या एक्सरे छोड़ते हैं तो वो चमकेगा, आपको लुमिनेशन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आप पता कर सकते हो कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से आपको पता चलेगा कि ये है। अब देखो ये क्या करते हैं, हम जो प्रोब बनाते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए हो सकता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मतलब उसके अपोजिट सीक्वेंस के साथ, मान लेते हैं ये प्रोब है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, नीचे वाला ब्लैक कलर में जो दिख रहा है आपको। तो जब ये प्रोब इसके साथ कंबाइन होगा, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, और जब हम इसको एक्सरेज के नीचे या यूवी लाइट के नीचे हम देखेंगे इसको, तो ये हमें एक लाइट इल्यूमिनेशन देगा। पर नॉर्मल रिएक्शन में प्रोब जो बनाते हैं वो हम नॉर्मल जीन का बनाते हैं। मतलब अगर हमारे बॉडी में कुछ म्यूटेशन हुआ है, म्यूटेटेड जीन है, तो म्यूटेटेड जीन के खिलाफ तो हमने प्रोब नहीं बनाया था, मतलब म्यूटेटेड जीन हमें चमकता हुआ नहीं दिखेगा अंडर द ऑटो रेडियोग्राफी।
अगर जो जीन चमकते नहीं दिख रहा है, चमक नहीं रहा है, मतलब वो म्यूटेट हो गया है। देखो, प्रोब विल नॉट हाइब्रिडाइज विद म्यूटेड जीन, क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होगा म्यूटेड जीन के पास, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रोब जो बनाया था वो नॉर्मल डीएनए का था, म्यूटेशन वाला नहीं था। म्यूटेशन बाद में हुआ है या पहले हुआ था जो नेचुरल नहीं था, नॉर्मल नहीं था। तो जो म्यूटेशन होगा वो जल्दी पकड़ में आ जाएगा क्योंकि वो चमक नहीं रहा है। Hence the mutated gene will not appear on a photographic film. फोटोग्राफिक जो फिल्म होती है चमकने वाले, उसके ऊपर ये दिखाई नहीं देगा। उसका मतलब उसमें उस एरिया में क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन को हम ट्रीट कर सकते हैं या उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, प्रिकॉशंस या प्रिवेंशन कर सकते हैं। मतलब हम जो डिसीज होने वाला है उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। मोस्टली म्यूटेशन हम चेक करते हैं कैंसर डिसीज में। क्लियर है? तो ऐसे हम देखने वाले हैं। ये हमने 3 देखे डायग्नोसिस में, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में पीसीआर, एलिजा, ऑर्डो रेडियोग्राफी देखी। तो हमने टोटल मेडिसिन में 3 मेथड्स देखे, एप्लीकेशन देखे 3। जो हमने पहले देखा आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनने वाला इंसुलिन देखा हमने। दूसरा हमने देखा जीन थेरेपी जो 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर किया था, एडेनोइज डियामाइनेज एंजाइम के खिलाफ किया था, जो डिफिशियंसी होती है उसको ट्रीट करने के लिए। और तीसरा था मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं, जो लास्ट लेक्चर होगा एक चैप्टर का, छोटा चैप्टर है, उसमें हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स और इथिक्स और वो पढ़ने वाले, और कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी हम देखेंगे इसको। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।